नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का ऐलान हुआ है, जिसमें से उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, जिसकी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसे लेकर आभार जताया है। तो कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट में एक बड़ा फैसला किया गया कि देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, जिसकी केंद्र सरकार से मंजूरी कल मिल गई। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसे लेकर आभार जताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से रुद्रप्रयाग के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी आज 3:30 बजे रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ पहुंचने वाले हैं, जहां ओंकारेश्वर मंदिर में आयोजित पांडव नृत्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 5:30 बजे सीएम ऊखीमठ के ही सारी गांव में स्थानीय लोगों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे और रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे। रविवार को सीएम सुबह 8:45 बजे बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर जाएंगे, जहां सीएम पूजा अर्चना करेंगे और इसी के साथ एक तरह से शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद 12:15 बजे सीएम ऊखीमठ के स्यालसौंड में आयोजित कृषि, औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले का भी शुभारंभ करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए संदीप प्रसाद रुद्रप्रयाग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीएम पहुंचने वाले हैं संदीप आज रुद्रप्रयाग। किस तरह के कार्यक्रम है आज पूरे दिन भर के उनके? जी बिल्कुल, काफी अहम दौरा रहेगा सीएम पुष्कर सिंह धामी का, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा रुद्रप्रयाग का है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो शीतकालीन यात्रा थी जो बीच में रोकी गई थी, उसको इस बार फिर से शुरू करने जा रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और खासकर इसीलिए यही सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनका रहेगा। और 3 बजे आज वो पहुंचेंगे सबसे पहले ओंकारेश्वर मंदिर में, जहां पर पांडव लीला में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद जो दूरस्थ गांव है ऊखीमठ क्षेत्र का, यानी मध्यमेश्वर घाटी का सबसे दूरस्थ गांव है सारी गांव, वहां वो आज रात्रि विश्राम करेंगे। और वहां जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ कोई उनका सीएम का एक कार्यक्रम होगा, वहाँ कार्यक्रम में भी शामिल होगा, रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। और जिसके बाद नेक्स्ट डे यानी रविवार को कल वो सबसे पहले ओंकारेश्वर मंदिर में वहाँ पे भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और वहीं से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। जो उनका अंतरिम कार्यक्रम होगा वो होगा वहाँ पर स्यालसौर में, जहाँ पर वो एक मेला होगा जो कि विकास मेला है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं कई मायनों में अहम भी रहेगा मेला। और जो केदारनाथ उपचुनाव हुए थे उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कहा था कि केदारनाथ क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जो पूर्व विधायक थी शैला रानी रावत, उनके दिवंगत होने के बाद जो चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं उनके जो छूटे हुए कार्य थे उनको पूरा किया जाएगा। और अब आशा नोटियाल जो विधायक बनी है भाजपा की, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा भी उस लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी देने के लिए। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शुक्रवार को देहरादून पहुंचे और निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग की। तो अलग अलग नेताओं से मुलाकात भी उनकी हुई। इस दौरान केदारनाथ की जीत को लेकर बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और जीत का सिलसिला आगे भी जारी रखने के लिए मूल मंत्र दिया। बीएल संतोष ने कहा कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व है जिसकी दुनिया मुरीद है, जबकि राज्य में सीएम धामी का कुशल नेतृत्व है। बीएल संतोष ने चुनाव को लेकर मेहनत और लगन से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करनी है। इस मीटिंग में निकाय चुनाव के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, शहरी विकास मंत्री, संगठन मंत्री मौजूद रहे। मीटिंग के बाद शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव से पहले पूरी तैयारी करती है और इसी तैयारी के निर्देश मीटिंग में दिए गए। हो या अन्य तमाम संगठनात्मक विषय उनके द्वारा हम सबको मार्गदर्शन किया गया। मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर दिन वो अपने आने वाले कार्यों के लिए, आने वाले कोई भी कार्य के लिए हमेशा मुस्तैदी से काम करती है। उत्तराखंड में कभी भी निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सबसे पुरानी और सबसे बड़े देहरादून नगर निगम की मेयर सीट प्रत्याशियों के लिए ही नहीं बल्कि पार्टियों के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाती है। लेकिन राजधानी होने के कारण इसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी है।
1937 में गठित देहरादून नगर पालिका 1998 में नगर निगम बन गया। तब 40 वार्ड वाला ये निगम आज 100 वार्ड में तब्दील हो गया। प्रदेश के इस सबसे बड़े नगर निगम में 7.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं, लिहाजा इस निगम की सवारी करना किसी चुनौती से कम नहीं है, खासकर बीजेपी के लिए जो सरकार में भी है और पिछले 3 टर्म से देहरादून नगर निगम में भी। राजधानी होने के कारण देहरादून पर जनसंख्या का भारी दबाव है। इस दबाव के चलते अनियोजित निर्माण देहरादून की सबसे बड़ी समस्या है, जिसने शहर की तस्वीर ही बिगाड़ रखी है। ट्रैफिक का दबाव इतना है कि सड़कें छोटी पड़ने लगी हैं। आए दिन जान से लोग हलकान हैं। शहर में ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ी समस्या है। बरसात में सड़कें तालाब बन जाती हैं। नगर निगम के लिए मलिन बस्तियां भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ जो सबसे ज्यादा जो बरसात में जो है, अभी हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। कई जगह जो है पानी भरता है और एक इसके लिए सिंचाई विभाग ने, उस समय जब हम थे तो हमने सिंचाई विभाग को भी कहा था और पूरा एक मास्टर प्लान बना था, लेकिन उसके लिए अभी शायद पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है, इसलिए वो मामला थोड़ा अटका। जिस दिन मास्टर प्लान वो बन जाएगा तो निश्चित रूप से जो हमारी ड्रेनेज की समस्या उसका समाधान होगा। देहरादून में 2 बार के मेयर रहे विनोद चमोली का भी मानना है कि राजधानी होने के कारण भी देहरादून नगर निगम में चुनौतियां कम नहीं हैं। करीब 196 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले देहरादून नगर निगम से लोगों को उम्मीदें बहुत है, लेकिन नगर निगम के पास अधिकार सीमित है। निगम को ज्यादातर विकास कार्यों के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी आम लोगों को जानकारी नहीं होती। शहर में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और बाहर के लोग पलायन करके देहरादून में की ओर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक अनियोजित विकास पूरे देहरादून नगर निगम क्षेत्र में और उससे बाहर हो रहा है। तमाम कॉलोनाइजेशन हो रही है, तो अपने आप में एक चुनौती बनी हुई है। जैसी जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर अवस्थापना सुविधाएं कम पड़ेंगी, तो वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में अन्य नगर निगमों की बात करें तो दूसरा बड़ा नगर निगम है हल्द्वानी, जहां 60 वार्ड और 2,41,000 मतदाता हैं। प्रदेश का सबसे छोटा नगर निगम है अल्मोड़ा, जहां 25,600 मतदाता हैं। यहां पहली बार नगर निगम का चुनाव होगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी शुक्रवार को चमोली के कर्णप्रयाग शहर के दौरे पर रहे। इस दौरान कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर और सुभाष नगर का दौरा किया। बलूनी ने यहां क्षतिग्रस्त हो चुके 36 परिवारों के मकानों का मुआयना किया। बलूनी ने प्रभावितों को पूरी मदद का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि यहां के पीड़ित लोग अपने घर छोड़कर किराए पर रहने को मजबूर हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सांसद बलूनी ने सभी को मदद का भरोसा दिया। देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह के घर के बाहर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने समर्थकों के साथ धरना दिया। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि मंत्री धन सिंह मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य का हाल चौपट और एक मंत्री दूसरे विधायक को भी मिलने का वक्त नहीं दे रहे। धरने पर शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी पहुंचे। हालांकि पुलिस ने प्रीतम सिंह को गेट से सामने से हटाकर पुलिस लाइन ले गई। इस दौरान प्रीतम सिंह के समर्थक पुलिस से भिड़ते भी नजर आए। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतरी हुई है और इसके लिए मैंने मंत्री जी से कई बार मिलने का प्रयास किया और उन्होंने तमाम दस्तावेजों पर जो पत्र मैंने उनको लिखे थे आदेश के, उनका भी कोई जवाब जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसके विरोध में मैंने कल ही घोषणा की थी कि अगर ये व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो मैं कल सांकेतिक रूप से जो है मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठूंगा और आगे ये संघर्ष अब जारी रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? पहले बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस में बड़ी टूट होगी, वहीं ठीक उसके उलट कांग्रेस ने अब बड़ा दावा कर दिया है कि जल्द बीजेपी को झटका लगेगा। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
2 दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा किया। अब कांग्रेस के कौन से नेता टूटेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन महेंद्र भट्ट के ठीक उलट इसी तरह का बड़ा बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कर दिया है। करण महारा के मुताबिक बहुत जल्द बीजेपी से आने वाले नेताओं को लेकर मीटिंग होगी। करण महारा ने कहा कि बीजेपी के कई नेता 2027 से पहले कांग्रेस में आना चाहते हैं और कौन कौन आएगा इसको लेकर जल्द वो एक नेता विपक्ष यशपाल आर्यन मीटिंग करेंगे। महेंद्र भट्ट जी को मेरा संदेश है कि आप अपने नेताओं को बचा के रखें। बहुत सारे बीजेपी के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, उनके कई पदाधिकारी मेरे संपर्क में हैं। वो आदरणीय सीएलपी साहब के भी संपर्क में होंगे, शायद मेरे और सीनियर नेता होंगे भी संपर्क में। जल्दी हम पार्टी के वरिष्ठ जनों के संग बैठक करके उनकी ज्वाइनिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं और जल्दी ही आप देखेंगे कि इनके कुशासन से परेशान होकर बहुत सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले जल्दी हैं। करण महारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इतने बड़े दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो क्या वाकई बीजेपी के अंदर जिस तरह नेताओं की बड़ी फौज खड़ी है, वहां कुछ नेताओं को अपना नंबर न आने का डर सता रहा है? क्या वाकई कुछ ऐसे हैं जिसे बीजेपी भाप नहीं पा रही है? बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की डूबती नाव में कोई सवार नहीं होने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे तो कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। ऐसे में कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी से कोई जाएगा, ये तो एक हंसी आने वाली बात है, एक मजाक करने वाली बात हुई। और मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जिस नैया के खेवनहार राहुल गांधी जी होंगे, तो उस नैया में बैठना कौन चाहेगा? या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि डूबती नाव में कौन बैठेगा? तो अपनी खींच मिटाने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। 2027 में कांग्रेस और बीजेपी में कई नेताओं के भविष्य का सवाल है। बीजेपी में जहां हर सीट पर दावेदारी की बड़ी फौज है, तो कांग्रेस को कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों की ऐसे में नेता टूटने का दावा दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने किया है। जहां बीजेपी के पास देने को बहुत कुछ है, वही कांग्रेस पर 2027 से वापसी का भरोसा देने के अलावा कुछ नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और देहरादून से खबर है, जहां पर हाल ही में ऋषिकेश में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले यूकेडी नेता और राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र सिंह पवार की याद में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने राज्य आंदोलन में स्वर्गीय पवार के योगदान को याद किया। साथ में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। राज्य आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप ने दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए आयोग बनाने की मांग की। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, ट्रेड यूनियन नेता समर भंडारी समेत कई वक्ताओं ने विचार रखे। और ऋषिकेश के पास नरेंद्र नगर से बड़ी खबर, जहां पर नमाज स्थल पर पहुंचकर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा कि पूरे प्रदेश को सनातनी प्रदेश बनाएंगे। साथ ही साथ हिंदू संगठनों ने ऐलान किया कि अब वो हर शुक्रवार को नरेंद्र नगर में इसी जगह पर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। असल में बीते दिनों नरेंद्र नगर के सार्वजनिक रूप में सामूहिक नमाज अदा करने का मामला सामने आया था। हिंदू संगठनों का दावा है कि डोईवाला में मौलवी बुलाकर सामूहिक नमाज अदा करवाई गई थी। हिंदू संगठनों ने यह भी दावा किया कि बाहर से लोगों को बुलाकर यहां सार्वजनिक नमाज अदा की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर सार्वजनिक नमाज बंद नहीं की गई तो लगातार हर शुक्रवार को हनुमान चालीसा का यहीं पर पाठ किया जाएगा। ऋषिकेश के रायवाला थाने में हरिपुर कला में पाल कॉलोनी निवासी मूलचंद गिरी अपने परिवार के साथ दिल्ली गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित ने बताया कि 3 लाख की ज्वेलरी, 30,000 की नकदी चोर चुरा कर ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देहरादून के सहसपुर में नकली दवाई फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। ग्रीन हर्बल नाम की कंपनी में गड़बड़ छाला किया जा रहा था और इस कंपनी में कैंसर को लेकर कई बीमारियों की दवाई बनाई जा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस, औषधि विभाग और नारकोटिक्स की टीम ने नशे की प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया। कंपनी मालिक समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून व सहसपुर थाने की टीम द्वारा
एक हर्बल फैक्ट्री जो कि लांगा रोड पे ग्रीन हर्बल के नाम से थी, तो उसमें छापा मारा गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ जो कि नशीले पदार्थों से संबंधित थी, करीबन 1921 कैप्सूल्स और टैबलेट, जिनमें ब्यूप्रोनोफिन, टर्माडोल आदि दवाइयाँ थी। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी ना होने की मार अब खेती पर भी पड़ रही है। हालात ये कि 3 महीने से एक बूंद पानी नहीं बरसा। ऐसे में मौसम की बेरुखी ने रबी की फसल चौपट होने की कगार पर पहुंचा दिया है। एक रिपोर्ट जरा देखिए। दिसंबर का महीना बीत रहा है, फिर भी इंद्रदेव की किसानों पर मेहरबानी नहीं हो रही है। बारिश की इस बेरुखी की मार सबसे अधिक रबी की फसलों पर पड़ रही है। हालात ये हैं कि गेहूं, मसूर, सरसों, जौ, चना, मटर के साथ ही कई सब्जियां उगने से पहले ही दम तोड़ने लगी हैं। गुजरा महीना इन फसलों के लिए काफी अहम था, लेकिन पहाड़ों में बीते 3 महीने बिना बारिश के ही गुजर गए हैं। 2024 के अंदर में जो रबी का मौसम शुरू होता है हमारा अक्टूबर से, तो अक्टूबर से और नवंबर दोनों महीनों में कोई बारिश नहीं हुई है। तो इससे जो हमारी जो बारानी खेती है उस पर तो बड़ा असर पड़ा है। हालात यूं ही बने रहे तो रबी की फसल बिना तैयार हुए ही पकने लगेगी। ऐसे में फसलों के चौपट होने के आसार नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में आज भी 90% खेती मौसम पर निर्भर है। बीते कुछ सालों में पहाड़ के मौसम में बहुत तब्दीली नजर आई है। 2021 में अक्टूबर के महीने में 327 mm बारिश हुई थी, जबकि 2022 में ये घटकर 180 mm पर आई, जबकि 2023 और 2024 में नाम मात्र की बारिश भी नहीं हुई है। जबकि बीते 3 सालों में नवंबर के महीने में रत्ती भर भी बारिश नहीं हुई। अगस्त से बारिश नहीं हुई है तो गेहूं हमारे क्षेत्र में तो कई लोगों ने बोए नहीं, हल भी नहीं बहाया है, क्योंकि खेत टाइट हो गए हैं, बैल जुताई करते नहीं हैं और ट्रैक्टर की हमारे वहाँ पे व्यवस्था है नहीं। तो बारिश की वजह से बिल्कुल ये झाड़ू वाली खेती बिल्कुल खत्म है। पिछले कुछ सालों में पूरे देश में बुआई एरिया कम हुआ है, जो आने वाले दिनों में गंभीर खाद्यान्न संकट की ओर इशारा कर रहा है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। पहाड़ों में इंद्रदेव रूठे हैं, फसलों के साथ ही किसानों की उम्मीदें भी सूखने लगी हैं और हर किसी को बारिश का इंतजार है। किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पांच दिनों तक जौनसार बावर में चलने वाली बूढ़ी दिवाली का नाच गानों और हाथी नृत्य के साथ समापन हो गया। पारंपरिक नृत्य के साथ देर रात जौनसार बावर के कई गांव में जश्न मनाया गया। पौराणिक वेशभूषा में लोग हाथी और हिरण नृत्य करते दिखाई दिए। दोनों ही नृत्य महासू महाराज को समर्पित है। कॉर्बेट पार्क के कई पालतू हाथी हैं जो पार्क की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। सर्दियों में इन हाथियों का विशेष ध्यान रखा जाता है, खास तौर पर इन्हें स्पेशल खुराक दी जाती है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। कार्बेट में 12 पालतू हाथी हैं, जो कार्बेट पार्क में गश्त और रेस्क्यू में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन हाथी को पालना किसी चुनौती से कम नहीं। खासकर सर्दियों में हाथी को ठंड से बचाने के लिए कार्बेट प्रशासन कई उपाय करता है। इसके चारे में विशेष तरह के चारे पत्ती का इस्तेमाल करने के साथ रोज हाथी को 3 किलो चना, गुड़ के साथ गेहूं और मक्के से बनी रोटी दी जाती है। हाथी के लिए करीब 5 किलो आटे से रोटी बनाई जाती है। साथ ही नीम के तेल के साथ अलसी और सरसों के तेल से हाथियों की मालिश इन्हें सर्दी से बचाती है। सर्दी में क्या करते हैं कि रोटी बनाते हैं, जो हमें गेहूं का आटा और मक्का का आटा मिलता है, उसमें हम जो है गुड़, उसमें तेल, ये चीजें हम हाथी को रख के देते हैं कि हाथी जो है ठंड से भी हमारा बचा रहे और हाथी हमारा स्वस्थ रहता है। इससे नमक भी देते हैं उसको। सर चना देते हैं, 3 किलो चना पड्डा देते हैं और 5 किलो जो है राशन रोटी जो है बनती है, 5 किलो की रोटी है, 5 रोटी जो है हम शाम देते हैं और 3 किलो
चना देते हैं हम। तेल जो इसमारे लगाते हैं जो दिमाग तर रहता है, पैर में जरा नमी आती है नखूनों में उसके। और चारा जो हम जाड़ों में जब जो चारा होता है वो पीपल होता है, पीपल से जो हाथी को सर्दी नहीं लग पाती है। इसे रोटी हो गई, मक्के का आटा हो गया, चना हो गया, चारा हो गया, बरगद का चारा हो गया, क्योंकि ज़्यादा सर्दियों में बरगद का ही चारा ही खिलाते हैं क्योंकि वो गर्म रहता है चारा। पालतू हाथी गश्त और रेस्क्यू में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह हाथी कार्बेट की रीढ़ है। ऐसे में इन्हें भरपूर आहार देने के साथ ही इनकी देखभाल करना भी कार्बेट प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसमें चूक करने की गुंजाइश न के बराबर होती है। जरूर वन का जानवर और बहुत बड़ा जानवर है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की एक तरीके से कहें तो रीढ़ भी है कि जब कोई मानसून में गश्त होती है, स्पेशली मानसून में जहाँ कोई अन्य तरीके से गश्त नहीं की जा पाती है, तो वहाँ पे हाथी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे रेस्क्यू जितने भी रहते हैं इवेंट, उनमें हाथियों का विशेष तौर से यूज किया जाता है। तो वाकई में हाथी एक बहुत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की एक रीढ़ है। हाथियों को सर्दी में गर्म आहार देने के साथ ही इनकी देखभाल भी बहुत जरूरी है, जिससे यह इस मौसम में भी चुस्त दुरुस्त रह सके और कार्बेट के लिए काम कर सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव भटवाड़ी में सरकार ने बड़ी सौगात दी है। भटवाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड के साथ अपडेट किए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। सौगात मिलने से इलाके की जनता और गंगोत्री विधानसभा से विधायक ने खुशी जताते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इसमें 40 गांव के लोगों को फायदा मिलेगा, साथ ही साथ यात्रा सीजन में यात्रियों को भी काफी सुविधाएं मिलेगी। और गंगोत्री मार्ग की लाइफलाइन माना जाता है भटवाड़ी, और उससे ऊपर कहीं इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। तो सबसे पहले मैं अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत यहाँ की जनता की ओर से और अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अपने स्वास्थ्य मंत्री का भी, जिन्होंने यहाँ पर 50 बेड का लगभग 22-23 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल जो है भटवाड़ी के लिए स्वीकृत किया। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। पिथौरागढ़ में हनुमान मंदिर के पास एक जीप खाई में गिर गई। जीप में 3 लोग सवार थे जिन्हें मामूली चोट लगा। विकासनगर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। ट्रक चालक ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। पौड़ी पुलिस ने अवैध रूप से लाई जा रही अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार भी किया है जो गांव में शराब बेचा करता था। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अल्मोड़ा में धारचूला विधायक हरीश थामी को प्रभारी बनाया है। हरीश थामी ने कार्यकर्ताओं की बैठक कर उनमें जोश भरा। निकाय चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दी है। पार्टी अल्मोड़ा में मेयर समेत 40 वार्डों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बागेश्वर के कपकोट के चीरा बगड़ पोंथिंग रोड की हालत जल्द सुधरने वाली है। विधायक ने इसके सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए भूमि पूजन किया। पिथौरागढ़ में फॉरेस्ट फायर सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के तरीकों पर चर्चा की गई। हरिद्वार में बैरागी केंद्र के गंगा घाट पर अचानक सांप आ जाने से अफरा तफरी मच गई। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सांप झाड़ियों में चला गया। बागेश्वर के कांग्रेस दफ्तर में बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। बाबा साहब की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। पिथौरागढ़ डीएम ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर के साथ ही डिजिटल बैंकिंग रोजगार के लिए लोन देने के निर्देश दिए गए।